morning students. Today I will discuss very important reaction intermediate, carbon ion. What actually the carbon ion is? Carbon ion is the chemical species in which there is negative charge on the carbon atom. कार्बन एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो स्पीशीज आपकी क्या होगी? कार्बन आयन होगी। तो कार्बन आयन बनते कैसे हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक क्लीवेज। जब आपकी हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जिसमें जो कार्बन है दैट रिटेन्स बोथ द शेयर्ड पेयर, ये जो शेयर्ड पेयर है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आ जाएं और कार्बन जो है आपका उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। कैसे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? ये 6 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके ये 3 कोवलेंट बॉन्ड से आए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये आपके शेयर्ड पेयर से आए हैं जो कि इस पर लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनेंगे ये। देन जो कार्बन आयन है दे एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होंगी तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे और ये लुईस बेस की तरह काम करेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ कहीं से भी इनको इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा ये ये न्यूक्लियोफाइल है और ये लुईस बेस की तरह काम करेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर लोन पेयर की फॉर्म ये प्रेजेंट है। देन क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? जो नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन है इसके अंदर दैट इज़ ट्राईवैलेंट। 3 आपके अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है आर की फॉर्म में मैंने आपको दिखाया है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल आपकी जो है ज्योमेट्री होगी और आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से क्या होगा? 3 तो आपके ये पेयर बन गए विद एल्काइल ग्रुप और जो फोर्थ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके अंदर आपके लोन पेयर होगा। ठीक है, तो 3 तो आपके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे विद एल्काइल ग्रुप और फोर्थ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर आपके एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अब आपको पता है कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हैं वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज़्यादा होती हैं। इसीलिए जो ये अपना कार्बन आयन है इसमें बॉन्ड एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से कम होगा। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल आपका कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। बट क्योंकि ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा है, ये इसको रिपेल करेंगे, ये इधर रिपेल कर रहा है इधर रिपेल कर रहा है, उसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा और 97 डिग्री से लेके 100 डिग्री के बीच में इनका बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, तो ये लोन पेयर होने की वजह से क्या है? इसकी रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ना होके क्या स्ट्रक्चर है इसका? पिरामिडल स्ट्रक्चर है और बॉन्ड एंगल मैंने आपको बता दिया 97 डिग्री से लेके 100 डिग्री है। अब क्या होता है? कुछ कार्बन आयन आपके जिसमें आपका नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होता है विद डबल बॉन्ड, जैसे ये आपका एलाइलिक हो गया नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, ये बेंजाइलिक हो गया, ये आपका एसिटल्डिहाइड का कार्बन आयन बनाया हुआ है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में प्रेजेंट है। तो जब आपका नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम कंजुगेशन में होता है डबल बॉन्ड के साथ तो वो पिरामिडल स्ट्रक्चर ना होके इट विल एक्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, राइट। तो ये था कि क्या आपके कार्बन आयन है और क्या आपकी उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, क्लियर है? देन वी मूव ऑन टू हाउ वी कैन जनरेट कार्बन आयंस। कार्बन आयंस को आप कैसे जनरेट कर सकते हैं? अब जो कार्बन आयंस हैं आपके नेगेटिव चार्ज है, आप देख रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, ये भी आपके शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ज़्यादा स्टेबल ये भी नहीं होते आपके। तो आप कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट यू कैन जनरेट कार्बन आयन बाय प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। प्रोटॉन को आप रिमूव कर दें तो आप कर सकते हैं। आप प्रोटॉन किन किन से रिमूव कर सकते हो? आप प्रोटॉन ऐसे कार्बन एटम से रिमूव कर सकते हो जो कि आपका अल्फा है 2,
जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, साइनो ग्रुप है, इनके अल्फा पे जो कार्बन प्रेजेंट है उस कार्बन से आप हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे सिंपलेस्ट केस में आपको एसिटल्डिहाइड का लूँ CH3CHO, क्या होगा, बेस लेके जाएगा, बेस की प्रेजेंस में होगी ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, तो ये बेस ने ये ले दिया आपका, और ये आपका CH2 नेगेटिव CHO, ये कार्बन आयन बन गया। ठीक है, इसी तरह साइनो से भी दिखा सकते हैं आप, ये हो गया आपका CH3CN। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस आपने सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में, इथोक्साइड आपका इसको ले गया और आपका बन गया CH2 नेगेटिव C ट्रिपल बॉन्ड N। तो एक तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन आप ऐसे कार्बन एटम से कर सकते हो जिसके अल्फा पोजीशन पर आपके CHO NO2 साइनो ग्रुप प्रेजेंट है, और एक आप प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हो फ्रॉम टर्मिनल एल्काइंस। अब आपको पता है जो टर्मिनल एल्काइंस होती हैं उसकी हाइड्रोजन भी एसिडिक होती है नेचर में, तो बेस की प्रेजेंस में जैसे सपोज करो आपने सोडामाइड डाला तो NH2 नेगेटिव इसको एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा एंड यू विल गेट एसिटिलाइड आयन। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड था कि यू कैन प्रिपेयर बाय प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड यू कैन प्रिपेयर बाय decarboxylation. What is decarboxylation? रिमूवल ऑफ CO2, CO2 का रिमूवल करना है। तो ऐसे स्पीशीज़ जिसमें आपका कार्बोक्सिलेट आयन प्रेजेंट है उनसे अगर आप CO2 रिमूव करें या आइदर बाय हीटिंग और बाय ट्रीटिंग विद सोडा लाइम, तो आपका क्या बनता है, कार्बन आयन। ठीक है, थर्ड मेथड है बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू एल्कीन्स। एल्कीन पर आप कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दें, दिस इज़ एल्कीन। ठीक है, आपने न्यूक्लियोफाइल डाला तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, और आपका ये जो अब स्पीशीज़ बनेगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ आपकी बन गई, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इट इज़ अ कार्बन आयन। ठीक है, देन फोर्थ आपका मेथड है कि अगर आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आप बना रहे हो तो उन सारे जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होंगे, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने पढ़ा हुआ है, आपने ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोजिंक, ऑर्गेनोमरकरी कंपाउंड्स आपके होते हैं, तो जो भी मेटल आपकी कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, लिथियम है, जिंक है, पोटाशियम है, सोडियम है, ठीक है, लेड है, तो इन केसेस में आपके क्या होता है, ये एल्काइल हैलाइड के साथ जैसे रिएक्शन करी तो कार्बन मेटल बॉन्ड बन जाएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में क्या होता है, कार्बन मेटल बॉन्ड होता है, और इस कार्बन मेटल बॉन्ड में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल पे पॉजिटिव। हालांकि ये स्लाइट नेगेटिव और स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है, फुल नेगेटिव फुल पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, बट ये जो स्पीशीज़ है दैट एक्ट्स एज कार्बन आयन, ये कार्बन आयन की तरह ही वर्क करती है। जैसे अल्काइल हैलाइड में सपोज करो आपने मैग्नीशियम डाल दिया तो आपका बन गया RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में दिस इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ कार्बन आयन। ऐसे मिथाइल लिथियम आपका है तो इट इज़ इन फॉर्म ऑफ कार्बन आयन, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मेटल से आपकी ज़्यादा होती है, तो इस तरह से भी आप कार्बन आयन्स को जनरेट कर सकते हैं। Next we move on to most important topic of carbon ion, stability of carbon ions. तो डिफरेंट फैक्टर्स पर ये डिपेंड करेगी। सबसे पहले हम जो इफेक्ट ले रहे हैं दैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट।
अब आपको पता है कार्बन आयन में कार्बन के ऊपर आपका कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर अब आप इसके साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगा दोगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे आर ग्रुप आपने लगा दिया, तो क्या होगा, वो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, इंक्रीजेज द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। तो कार्बन पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज आपने क्या कर दिया, और दे दिया, इंटेंसिफिकेशन हो गई नेगेटिव चार्ज की, एंड इंटेंसिफिकेशन ऑलवेज लीड्स टू डिस्टेबलाइजेशन। तो दैट विल डिस्टेबलाइजेज द कार्बन आयन। और इसके रिवर्स अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, दैट विल डिस्पर्स द, वो इससे खींच के ले जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने लगाया तो वो इससे सारा का ये नेगेटिव चार्ज को सारे मॉलिक्यूल पे डिस्पर्स कर देगा। तो दैट डिस्पर्सेस द नेगेटिव चार्ज एंड डिस्पर्सल ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो वो आपका कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लूँ तो मैं आपको कहती हूँ कि मिथाइल कार्बन आयन आपका ज़्यादा स्टेबल होगा इथाइल कार्बन आयन से, विच विल बी मोर स्टेबल देन, अगर मैं सेकेंडरी ये बना रही हूँ आइसोप्रोपाइल, एंड देन मैं आपका टर्शरी बना रही हूँ टर्शरी ब्यूटाइल। तो समझ आ गया होगा, इसमें 3 आपके अल्काइल ग्रुप हैं, तो सबसे ज़्यादा चार्ज इंटेंसिफिकेशन यहाँ हो रही है, और यहाँ पर आपके हाइड्रोजन है, यहाँ कोई इंटेंसिफिकेशन नहीं हो रही, तो मिथाइल आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, देन मैंने कहा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया आपने, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिया, तो जितने ज़्यादा आप लगाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे CF3 नेगेटिव है आपका, दैट विल बी मोर स्टेबल देन CHF2, दैट विल बी मोर स्टेबल देन CH2F, ठीक है, एंड दैट विल बी मोर स्टेबल देन CH3। क्लियर है ये वाली चीज़, जहाँ पर आपके जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे स्टेबिलिटी आपकी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट इफ़ेक्ट था, इंडक्टिव इफ़ेक्ट। सेकंड इफ़ेक्ट जो है, जो कि स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, दैट इज़ एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ एनायन। कि अगर एनायन आपका कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, जैसे कि आपका एलाइलिक में होता है और बेंजाइलिक में होता है, तो उस केस में क्या होगा, अगेन जो एलाइलिक है दैट विल बी लेस स्टेबल देन बेंजाइलिक, बिल्कुल उसकी तरह ही कार्बोकैटायंस की तरह हैं, क्योंकि एलाइलिक में आपके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो 2 बनेंगे, जैसे नेगेटिव चार्ज है इधर डिस्पर्स हो गया, इधर हो गया, और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपका यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज। Likewise you can draw resonating structures of benzyl। बेंजाइल क्या होगा, बेंजाइल कार्बन आयन ये होगा, तो नेगेटिव चार्ज विल मूव हेयर एंड दिस विल मूव हेयर, तो आपका क्या बन गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो गया, देन दिस नेगेटिव विल मूव हेयर, क्या होगा, ये आपका यहाँ आ गया, ठीक है, और ऊपर आपका सेम रहेगा, यहाँ अब आपके जाने से नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ आ गया था, ठीक है, ये आप इसको दिखा सकते हो, चलो ये यहाँ मूव करेगा, अब दिस नेगेटिव विल मूव हेयर एंड दिस विल मूव हेयर, तो नेक्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, बॉन्ड यहाँ बन गया, और नेक्स्ट में फाइनली दिस विल मूव हेयर एंड ये अगेन आपका CH2 नेगेटिव हो गया। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, जितनी कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जैसे कि जो आपका बेंजाइलिक है दैट विल बी मोर स्टेबल देन एलाइलिक। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन।
जो कार्बन है उस जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब आप देखो, एक तो आपने ले लिया एल्काइनाइल आयन, एक आपने ले लिया एल्कीनाइल एनायन, और एक आपने सिंपल ले दिया एल्काइल आयन, इथाइल, इथाइल, इथिनाइल, इथाइनाइल। अगर इनकी स्टेबिलिटी बतानी है तो क्या होगा। अब इसमें देखो, ये जो कार्बन है दैट इज़ sp हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज़ sp2 एंड दिस कार्बन इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब आपको पता है एस कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, एस कैरेक्टर इसमें 50% होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो 33.3% होता है, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो 25% एस कैरेक्टर होता है। और जितना एस कैरेक्टर आपका ज़्यादा होगा उतना ही आपका जो डिस्टेंस है किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में और लोन पेयर के बीच में, उतना ही डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस कम होता है इसी वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो उतनी ही आसानी से नेगेटिव चार्ज को एकोमोडेट कर सकती है। समझ आ गया। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो नेगेटिव चार्ज को उतनी आसानी से आपके एकोमोडेट कर सकती है। तो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो किसकी ज़्यादा हो जाएगी, sp वाले जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है, और न्यूक्लियस के पास हैं तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए वो आपके ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो ये आपका थर्ड फैक्टर था, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन। देन लास्ट इज एरोमेटिसिटी। अगर आपका कार्बन आयन बनने से नेगेटिव कैरेक्टर चार्ज आने से एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट हो जाता है, वो नेगेटिव चार्ज अगर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है और वो स्पीशीज़ आपकी एरोमेटिक हो जाती है, तो दैट विल एम्पायर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड। जैसे कंसीडर द केस ऑफ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। अब ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन आप देख रहे हैं, ये साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है, और इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये फॉलो कर रहा है 4n+2 रूल। 4n+2 रूल आपका ये फॉलो कर रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर। तो दिस इज़ वेरी स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इस स्पीशीज़ की, इससे बनना है ना, ये इस कार्बन से बनना है। ये जब H+ लूज़ करेगा आपका, तो आपका ये बनेगा। तो इसकी टेंडेंसी रहेगी कि ये H+ बहुत जल्दी लूज़ करे, और इतना जल्दी लूज़ करता है कि इसका जो pKa वैल्यू होती है वो 16 होती है, एंड इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन एसिड। आपकी टर्मिनल एल्काइंस जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं, वहाँ पर भी आपकी pKa वैल्यू लगभग 50 के आसपास होती है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन में चेंज होने से एरोमेटिक कैरेक्टर इसने अटेन किया है, इसी वजह से इसकी एसिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है। और अगर कोई स्पीशीज़ आपकी ऐसी हो जहाँ पर आपकी एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हो जाए, जैसे ट्रोपाइलियम एनायन ले दिया आपने। अब ट्रोपाइलियम एनायन में क्या हो गया, ये 4 हो गए ना, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने से इट विल एक्वायर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, और एंटी एरोमेटिक आपको पता है वो अनस्टेबल होते हैं, रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट भी नहीं करते। तो जहाँ कहीं भी कार्बन आयन बनने से अगर आपका एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हो गया, तो वहाँ आपकी
स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया तो वहाँ आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे। पॉइंट्स हमने बता दिए किस किस पर डिपेंड करता है। अब आपको सपोज करो आपका बेंजाइल है, आपका बेंजाइल कार्बन आयन पे आपने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, और बेंजाइल कार्बन आयन पे आपने सपोज करो मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया। आपको कह दिया इनकी स्टेबिलिटी बताओ, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सबसे कम। तो अब आपको पता है नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नेगेटिव एम इफेक्ट शो करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को सारे मॉलिक्यूल पे डिस्पर्स कर देगा, और डिस्पर्सल से मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये जबकि आपका क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी है, और इसका आपको पता है प्लस एम इफेक्ट होता है। तो ये इंटेंसिफिकेशन करेगा चार्ज की, और इंटेंसिफाई करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी जो है कम हो जाएगी। तो पता चल गया होगा अब आपको, फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा, सेकंड पर ये आ जाएगा जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, थर्ड पे ये आ जाएगा। बहुत एग्जाम्पल लेंगे हम, जितने मैक्सिमम ले सकते हैं। आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए, इतने एग्जाम्पल मैं लूँगी। देन सपोज करो बेंजाइल था, बेंजाइल पर मैंने लगा दिया मिथाइल, बेंजाइल पर लगा देते हैं फ्लोरो, और बेंजाइल पर लगा देते हैं नाइट्रो। अब इनका कह दिया आपको एक्सप्लेन करो। यहाँ क्या है, मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, यहाँ आपका क्या है फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। फ्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट होता है, नाइट्रो माइनस आई इफेक्ट और माइनस एम ही इफेक्ट, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। तो इन जनरल मैं आपको थोड़ा सा बताऊं याद करने के लिए, जो माइनस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, माइनस इलेक्ट्रॉनिक्स में माइनस आई हो गए आपके, माइनस एम हो गए, माइनस हाइपर। अच्छा, अभी एक और बात, अभी माइनस आई और माइनस एम की ही बात करिए। अगर ये आपके प्रेजेंट हैं तो ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट हैं तो ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। अब हाइपर कंजुगेशन की बात मैं कह रही हूँ कि देयर इज़ नो हाइपर कंजुगेशन इन कार्बन आयन। हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या कंडीशन होती है कि एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए, उसके एडजेसेंट में एक sp3 होना चाहिए, और उस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। ये कंडीशन थी। लेकिन कार्बन आयंस में ये जो कार्बन है यही sp3 होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो sp3 के बीच में कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकती। तो जस्ट हम किसकी बात करेंगे इन केसेस में, हम इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स की जब बात करेंगे तो हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट और रेजोनेंस इफ़ेक्ट की बात करेंगे। तो ये आपको ओवरऑल निचोड़ पता होना चाहिए। अब इससे आप देखिए अब को किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब इसमें नेगेटिव आई भी है, नेगेटिव एम भी है, नो डाउट ये पहले नंबर पे आ गया, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, सेकंड पे क्या आएगा, सेकंड पे ये आ जाएगा क्योंकि प्लस एम इफेक्ट है, माइनस आई है, और आपको पता है मैंने आपको कई बार बताया कि रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट जो है उसको प्रेफरेंस देनी होती है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस एम और माइनस आई दोनों आपके इसकी एसिडिटी को, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। और देन आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा, देन ये, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है वो तो प्लस आई इफेक्ट है, वो स्टेबिलिटी को कम करेगा, तो ये रेफरेंस के बाद आएगा। ठीक है,
ये एरोमेटिक सिस्टम था। अभी मैं आपका एक एलिफेटिक और लेके दिखाती हूँ आपको। सपोज करो आपका है CH2 नेगेटिव CHO, CH2 नेगेटिव COCH3 ले लो, CH2 नेगेटिव CO, CH3 की जगह अब आपने लगा दिया OMe, और आपने नेक्स्ट में लगा दिया CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, क्या लगा दें, नाइट्रो लगा देते हैं। इनकी बतानी है। अब आप देखिए CHO नेगेटिव I, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, नेगेटिव I इफेक्ट है बट लेस देन CHO से कम होता है इसका नेगेटिव I इफेक्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर नेगेटिव I भी है और प्लस M भी है, और यहाँ पर नेगेटिव I और नेगेटिव M, तो नो डाउट पता चल गया फर्स्ट पे तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है। देन सेकंड पे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जहाँ पर सिर्फ नेगेटिव I है। थर्ड पे आपका ये आ जाएगा, और फोर्थ पर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब क्या है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, नेगेटिव I और प्लस M के बीच में, तो ये आपका लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। देन सपोज करो सेम ग्रुप की बात करते हैं, अब हम पोजीशन डिफरेंट कर देते हैं। नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है मैंने ऑर्थो पोजीशन पर, मेटा पर और पैरा पर। हर एग्जाम्पल लेंगे, कोई एग्जाम्पल हम नहीं छोड़ेंगे जिससे आपका कोई भी कंसेप्ट अधूरा रह जाए। ये तो रेफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपका ऑर्थो पे है, माइनस I इफेक्ट भी शो करेगा, माइनस M भी। मेटा पर जब प्रेजेंट होता है तो रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता, तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। और यहाँ पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी है और मीजोमेरिक इफेक्ट भी है। तो अब क्या है, मैं कहती हूँ दिस इज़ मोस्ट स्टेबल, ये आपका सेकंड नंबर पे आएगा, ये आपका थर्ड नंबर पे आएगा, ये फोर्थ पे आएगा। क्या हो गया ऐसा, अब इसमें देखो नेगेटिव I नेगेटिव M नेगेटिव I नेगेटिव M, लेकिन यहाँ नेगेटिव I कम है। क्यों? क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे है, और नेगेटिव I इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है दैट डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, तो इस वजह से पता चल गया ऑर्थो ज़्यादा स्टेबल क्यों हुआ। यहाँ नेगेटिव I भी स्ट्रॉन्ग है, नेगेटिव M भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ लेकिन नेगेटिव I वीक पड़ गया क्योंकि पैरा आपका इस एनायन से काफ़ी दूर हो गया। तो फर्स्ट पे ये आ गया, सेकंड पे ये आ गया, थर्ड पे ये आया। यहाँ मीजोमेरिक तो नहीं है बट नेगेटिव I इफेक्ट है, और नेगेटिव I इफेक्ट भी आपके स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। और फोर्थ पर अब आपके ये आ गया, ठीक है। तो आपने देखा लॉट ऑफ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं जहाँ पर आप स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कहाँ हम कार्बन आयन को कहाँ यूज़ करते हैं, अब पूरी केमिस्ट्री में बहुत जगह लॉट ऑफ रिएक्शंस आर देयर जहाँ पर कार्बन आयन आपके बन जाते हैं, और हमें इनका ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले मैं अब आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट की तरफ लेके जा रही हूँ। अगर हमें किसी भी हाइड्रोकार्बन एसिड की ब्रॉन्स्टेड एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है, टू डिटरमाइन ब्रॉन्स्टेड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन एसिड। हाइड्रोकार्बन एसिड अभी मैंने आपको एक ऊपर भी एग्जांपल दिया था, साइक्लोपेंटाडाइन का कार्बन चेन है कोई भी, और यहाँ पर कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये इधर मूव कर जाएगा, आपका कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और H+ ये आपका उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। और ये कॉन्जुगेट बेस आपका क्या बना है, ये कार्बन आयन बना है। तो जो ब्रॉन्स्टेड एसिडिक स्ट्रेंथ होगी,
जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जो कार्बन आयन बना है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही जल्दी ये स्पीशीज़ H+ लूज़ करेगी, और जितना H+ आपको ज़्यादा मिलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो ये मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था। ये आपका बहुत बहुत जल्दी लूज़ करेगा H+, क्योंकि इसके H+ लूज़ करने से ये जो एनायन बना है ये एरोमेटिक हो गया है, बहुत स्टेबल है। तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन एसिड होगा। ठीक है, अब आप कंपेयर भी कर सकते हो, जैसे ऊपर ऐसे ही नहीं हमने ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर की है कि कहाँ यूज़ हुआ, जैसे अभी हमने ऊपर ये सेम एग्जांपल किया था CH3CHO और CH3COCH3, वहाँ मैंने एनायन लिया था। तो एनायन ही तो बनेगा जब आप किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ आप कंपेयर कर रहे हो, तो इन सबसे H- ही तो लूज़ होगा। और आपके ये एनायन बना, यहाँ पर ये एनायन बना, और यहाँ पर आपके ये एनायन बना। और अभी ऊपर हमने इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया, ये आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो नेचुरली इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, देन एसिटल्डिहाइड का, एंड देन एसीटोन का। ठीक है, कर सकते हो कंपेयर। और थोड़े से टिपिकल केस पे चलते हैं। एरोमेटिक सिस्टम है हमारा, सपोज करो एक ये है बना दिया मैंने, एक आपका ये बना दिया, और एक ये भी बना दिया। कंपेयर करना है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, नो डाउट। अब पहले इनसे H+ लूज़ करके कार्बन आयन बना के देख लो तीनों से, चाहे यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दो, यहाँ लगा दो, एक ही बात है। इसी तरह इसी स्ट्रक्चर में भी यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, एक ही बात है। और ये तो अभी ऊपर हमने किया नेगेटिव, तो ये तो आपका एरोमेटिक बन गया, नो डाउट ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। अब देखना है हमें इन दोनों स्पीशीज़ में से, इन दोनों स्पीशीज़ में से आप देखिए इसके अंदर लीनियर कंजुगेशन है। सॉरी, यहाँ से तो H आपका लूज़ नहीं हो सकता, या यहाँ से लूज़ होगा या यहाँ से लूज़ होगा, तो ये नेगेटिव यहाँ आएगा। तो देखिए इसमें लीनियर कंजुगेशन है, लीनियर कंजुगेशन, और यहाँ पर क्रॉस कंजुगेशन है। आइदर दिस विल मूव हेयर एंड दिस विल मूव हेयर, और या ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके क्रॉस कंजुगेशन है। क्रॉस कंजुगेशन आपको पता है इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती जितनी लीनियर कंजुगेशन होती है। तो अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें, ये आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ये आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और ये आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, एरोमेटिसिटी सबसे पहले प्रेफरेंस, देन कंजुगेशन देखनी है आपने। अगर कंजुगेशन जिसमें ज़्यादा है तो लीनियर कंजुगेशन आपकी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू क्रॉस कंजुगेशन, तो आपकी ये स्ट्रक्चर ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। और एक टिपिकल प्रॉब्लम पे चलते हैं जहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपके गलती करते हैं। सपोज़ करो आपको हेलोफॉर्म होते हैं ना आपके, हेलोफॉर्म, तो एक मैंने फ्लोरोफॉर्म लिया, एक क्लोरोफॉर्म है, एक आपका ब्रोमोफॉर्म है, और साथ में एक और स्पीशीज़ ले दी जहाँ आपका साइनो लगा है। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करनी है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए इन सब से आप H- लूज़ करोगे, H+ लूज़ करोगे, आपका कार्बन आयन बन जाएगा CF3 नेगेटिव बना, यहाँ CCl3 नेगेटिव बना, यहाँ CBr3 नेगेटिव बना, और यहाँ आपका CCN3 नेगेटिव बना। अब CCN3 नेगेटिव में आप देख रहे हैं नेगेटिव इफेक्ट है 3 साइनो ग्रुप्स का, और आपको पता है साइनो ग्रुप्स का जो नेगेटिव आई इफेक्ट होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू हेलोजन्स। C नेगेटिव है, ऐसे ऐसे ये खींचेगा, 3 ग्रुप हैं, तीनों खींच रहे हैं, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, इस नेगेटिव चार्ज को सब खींच रहे हैं। तो नेगेटिव आई इफेक्ट 3 साइनो ग्रुप का है
और यू कैन से इसका माइनस आई इफेक्ट भी है साइनो ग्रुप्स का। तो नेगेटिव आई नेगेटिव एम इसकी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मोस्ट स्टेबल। तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी आसानी से बनेगा, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो ये तो आपका फर्स्ट पे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब देखने में तो अब आपको ये लग रहा है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन से और क्लोरीन ज़्यादा होता है ब्रोमीन से, तो सिंपल सा ये ट्रेंड होना चाहिए, यही लग रहा है ना। बट एक्चुअल में क्या होता है, CCl3 नेगेटिव आपका ज़्यादा स्टेबल होता है CF3 नेगेटिव से, उसके बाद आपका आता है CBr3 नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर जो क्लोरीन है उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वैकेंट d ऑर्बिटल्स होने की वजह से यहाँ d ऑर्बिटल रेजोनेंस जो है दैट कम्स इनटू पिक्चर, और जो कि इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। फ्लोरीन में एब्सेंस है, वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर आपकी d ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं होता, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी CCl3 नेगेटिव से। अब CBr3 में तो d ऑर्बिटल होंगे, तो यहाँ क्या हो जाता है, एक तो ये हो जाता है कि ब्रोमीन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन से कम है, क्लोरीन से कम है इनसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये आपका पीछे चला जाता है। और सेकेंडली d ऑर्बिटल्स से क्या होता है कि जो इसका साइज़ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है ब्रोमीन का, तो इसके जो d ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर डिफ्यूज्ड। तो नेगेटिव आई जो इफ़ेक्ट होता है दैट इज़ नॉट सो पावरफुल इन ब्रोमीन, इसीलिए ब्रोमीन आपका पीछे चला गया, इसलिए ब्रोमीन आपका पीछे चला गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पता चल गई, ये आपका आ गया नंबर 1 पे, ये आपका आ गया नंबर 2 पे, ये आपका आ गया नंबर 3 पे, ये आपका आ गया नंबर 4 पे। ठीक है, इसी से ही मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया, अभी मैंने आपको बताया, ये देखो अभी हमने ये तो पढ़ लिया ना इफ़ेक्ट, इसी से लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। आपको बताना है जैसे CCl3COOH है और CF3COOH है, किसके अंदर डीकार्बोक्सिलेशन ईजी होगी? होगी तो दोनों के अंदर, तो किसके अंदर ज़्यादा ईजी होगी? तो देखने से तो आप यही कहते हैं, बट डीकार्बोक्सिलेशन इसमें ईजी होगी। अगेन यही कंसेप्ट कि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड लूज़ करेगा तो जो कार्बन आयन बन रहा है CCl3 दैट इज़ मोर स्टेबल, तो वो जल्दी उसकी बनने की टेंडेंसी है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी लूज़ करेगा, ये आपका थोड़ा सा कम रेट पे करेगा। ठीक है, यहाँ एक और टिपिकल एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाती हूँ। सपोज़ करो आपके ये कार्बन आयन आपको दे दिया, ये आपको दे दिया है स्ट्रक्चर कंपाउंड, इसको कह दिया कि इसके डीकार्बोक्सिलेशन बताओ कैसे होगी, तो मैं कहती हूँ इसकी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, नो डीकार्बोक्सिलेशन, ये CO2 रिमूव करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये CO2 रिमूव करता है तो देखो ये आपका कार्बन आयन बनेगा, और ये कार्बन आयन आपका क्या हो गया, अगर ये यहाँ पर आता भी है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, ये इसको खींचता भी है, अगर खींचता है तो भी यहाँ पर ये आ गया, सॉरी, जब ये यहाँ पर खींचेगा तो ये भी इधर मूव करेगा, ये इधर आएगा, तो ये आपका O नेगेटिव हो गया। तो ये आपकी क्या हो गई, एंटी एरोमेटिक स्पीशीज़ हो गई। 4n पाई इलेक्ट्रॉन है ना, एंटी एरोमेटिक, एंड एंटी एरोमेटिक इज़ अनस्टेबल, दे डू नॉट एग्जिस्ट एज रूम टेम्परेचर, तो इसीलिए ये कंपाउंड आपका CO2 लूज़ ही नहीं करेगा, इसमें से CO2 निकलेगी ही नहीं, तो दिस कंपाउंड विल नॉट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन।
तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सारा कार्बन आयंस के बारे में, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, क्या उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, किस तरह से आप कार्बन आयंस को बना के डिफरेंट आयंस की स्टेबिलिटी, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ, और वेदर द कंपाउंड विल अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन और नॉट। तो इस टाइप के आप पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे कार्बन आयन से बता सकते हैं। तो बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।